Good morning to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। और जो रीड स्पेशल साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर फर्स्ट हमने एनसीईआरटी 6th क्लास को लिया है, उसमें अपने आज नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो 12th चैप्टर है आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, बियॉन्ड अर्थ, अर्थ से परे, सौर परिवार। रूल्स सेम रहने वाले हैं। अपने पास पेन और रजिस्टर लेके बैठिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, मेन एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको आप राइट डाउन कर सके और एग्जाम से पहले बहुत सारी बार रिवाइज कर पाए। आपको बार बार बुक ओपन ना करनी हो। सेकंड ये कि मैं जिन फैक्ट्स को, जिन इंफॉर्मेशन को, जिन डेटा को बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज करता हूँ क्लास के टाइम, आप भी मेरे साथ बोलिएगा ताकि रिवीजन के टाइम आपके रिवीजन से ज्यादा चीजें याद रहे। अगर आप रिवीजन का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो तो डेविड गोगिंस, DAVIDGOGINS, डेविड गोगिंस को सर्च कीजिएगा क्रोम पे और उनके बारे में जानिएगा। उन्होंने अपनी बुक में, ऑटोबायोग्राफी में क्लियर लिखा है, रिवीजन कैलस योर माइंड। रिवीजन आपके दिमाग को कठोर बनाता है, आपके दिमाग को फास्ट बनाता है, सुपर बनाता है, याद रखने के लिए मजबूर करता है। तो याद रखना, रिवीजन के बिना हमारा सिलेक्शन होना बहुत ही कम संभावना पे चला जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। लास्ट ईयर भी, लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और सिलेबस में ये स्पेसिफिक पॉइंट के साथ आता है। और इस बार तो 6th क्लास का थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फर्स्ट पेज अपने लिए कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, फर्स्ट पेज को अपने स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम हियर, सेकंड पेज, ये बस केवल पहले दूसरे पेज पर भूमिका बनाई जाती है। यहां से अपना स्टार्ट होता है। पेन और पेपर ले लीजिएगा, यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टोटल आधिकारिक रूप से कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारामंडल के बारे में बता दूं। कॉन्स्टेलेशन इनको बोला जाता है, तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल क्या होता है कि स्पेसिफिक कुछ तारे होते हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर बनती है, उनकी एक कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है कोई, उसे क्या कहते हैं? हम तारामंडल कहते हैं। एक तारा तारा हो गया और बहुत सारे तारे ने मिलकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना ली, एक स्पेसिफिक आउटलाइन बना ली, उसको हम क्या कहेंगे? तारामंडल कहेंगे। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इसने टोटल आधिकारिक रूप से कितने? 88 तारामंडलों को सूचीबद्ध किया है। उनमें से कुछ का नाम अब हम जानेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। यहां से जितनी जानकारी आपको दिखाई दे रही है नेक्स्ट पेज पे अपने लिखेंगे। यहां अपने को कुछ ये दे रखा है। सबसे पहला जो तारामंडल आया है उसका नाम है ओरोइन। क्या नाम है? ओरोइन। आप मेरे साथ बोलिएगा, क्या नाम है? ओरोइन नाम है। ओरोइन जो है वो किस रूप में दिखाया गया है? ये शिकारी के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? शिकारी के रूप में दिखाया गया है। और शिकारी के रूप में दिखाया गया तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो शिकारी का जो बेल्ट है, शिकारी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट पर 3 चमकीले तारे हैं। कितने चमकीले तारे हैं? 3 चमकीले तारे। याद रखिएगा, मैं जितनी बार बोल रहा हूं मेरे साथ बोलिएगा। ये 3 चमकीले तारे हैं, ये ओरोइन है। शिकारी के रूप में कैसे? ये हाथ में ढाल है और ये दूसरे हाथ में तलवार है। तो ये शिकारी है तो युद्ध कर रहा है। किसके साथ युद्ध चल रहा है? हाथों में इन चीजों को लेके शिकार के रूप में दिखाया गया है। शिकार कर रहा है, युद्ध कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? एक नए तारामंडल के साथ, जिस तारामंडल का क्या नाम है? वृष। क्या नाम है? वृष, या जिसको हम क्या कहते हैं? टॉरस। क्या कहते हैं? टॉरस कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, क्या नाम है? टॉरस या फिर वृष। इसके साथ क्या हो रहा है? ओरोइन युद्ध कर रहा है। ओरोइन इसके साथ है, युद्ध कर रहा है। ओरोइन क्या है? ओरोइन भी एक तारामंडल है। 2 तारामंडल हो गए। तीसरी की बात करते हैं, कैनिस मेजर। ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कैनिस मेजर। तीसरा कौन सा है? कैनिस मेजर। पहला, दूसरा, तीसरा। कैनिस मेजर की आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मुंह, ये पांव, ये पूंछ, ये पेट कुत्ते की तरह। किसकी तरह? कुत्ते की तरह। तो ओरोइन का कुत्ता, ओरोइन का शिकारी कुत्ता। ओरोइन अगर शिकारी है तो उसके पीछे साथ जो कुत्ता है वो भी क्या हुआ इसका? ओरोइन का शिकारी कुत्ता। क्या? ओरोइन का शिकारी कुत्ता। लेकिन इंपॉर्टेंट है, कैनिस मेजर इंपॉर्टेंट कैसे है कि कैनिस मेजर में एक तारा है जिसका क्या नाम है? लुब्धक। क्या नाम है? लुब्धक। हिंदी में क्या कहा जाता है? लुब्धक कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सीरियस। क्या कहा जाता है? सीरियस क्या कहा जाता है? ये जो लुब्धक या सीरियस तारा है, ये पृथ्वी का, या फिर आप कहो कि मध्य रात्रि का आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है। ये जो सीरियस है ये सबसे चमकीला तारा है। किस तरह का तारा है? सबसे चमकीला तारा है। ये सारी जानकारी हम कर चुके हैं।
जो लास्ट पेज पे थी उसको वापस देख लो आप। नीचे जो पेज यहाँ 3 लाइनें लिखी हुई थी कि ओरोइन जो है शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है, शिकारी की बेल्ट है, और ओरोइन जो है एक बेल यानी वर्ष के साथ युद्ध कर रहा है, और ओरोइन का कुत्ता कैरिस मेजर पीछे चल रहा है। कैरिस मेजर तारामंडल का रूप धरकर रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा। ये सारी जानकारी कर चुके हैं, और इसके बेल्ट की वो 3 वाली वो भी आगे चीजें आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसी पेज पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें और आ गई जो अपने लिए काम की है। कैसे? मैं इस पहले वाले को अपने साफ कर लेते हैं ताकि लिख पाए। यहां फिर से काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप ये नाम मेरे साथ बोलते रहेंगे। ओरोइन, टोरस या बेल जिसके साथ युद्ध हो रहा है ओरोइन का, और कैनिस मेजर शिकारी कुत्ता। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ भारत के अंदर आपको एक नाम सुनाई देता है रेगुलर टाइम टू टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र वास्तव में ज्योतिषाचार्यों की बात माने तो वो अलग विषय है। विज्ञान क्या कहता है, और वो भी पश्चिमी विज्ञान, खास तौर से नक्षत्र के बारे में हम पढ़ते हैं अपनी बुक में जो दे रखा है। नक्षत्र क्या है? विभिन्न तारामंडलों का कोई समूह है, और उसमें से कोई तारा, जो तारा है किसका? तारामंडल में से। किसमें से? तारामंडल में से। इन तारों के नाम पर ये क्या दिए गए हैं? नक्षत्र के नाम दिए गए हैं। तारों के नाम के ऊपर ही नक्षत्र के नाम है, लेकिन ये तारे जो हैं वो अलग अलग तारामंडलों से हैं, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन से है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? टोरस में से। किसमें से? टोरस में से। टोरस या फिर वृष या फिर जिसको बेल कहते हैं, जो क्या है? एक तरह का कॉन्स्टेलेशन। उसमें क्या है? 2 तारे। कितने तारे? 2 तारे। पहला कौन सा? प्लायोडिस। कौन सा? प्लायोडिस। याद रखना दोस्तों, नाम बोलना मेरे साथ। क्या नाम है? प्लायोडिस। राइट डाउन कर लेना। प्लायोडिस जो है उसको क्या बोलेंगे हम? वो कौन सा नक्षत्र बोलेंगे? कृत्तिका नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? कृत्तिका नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र है? कृत्तिका नक्षत्र। दूसरा इसी में ही है अल्डेबेरान। कौन सा है? अल्डेबेरान। अल्डेबेरान जो है ये कौन सा है? रोहिणी। कौन सा? रोहिणी नक्षत्र, भगवान श्री राम से संबंधित। ये हो गए टोरस के अंदर 2 तारे। दूसरा ओरोइन का तारा। कौन सा? ओरोइन का एक तारा। ओरोइन का कौन सा तारा है? प्लायोडिस, सॉरी बीटलजूज। कौन सा? बीटलजूज। कौन सा तारा है? बीटलजूज। और ये कौन सा नक्षत्र है? आर्द्रा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र है? आर्द्रा नक्षत्र। रीड में साइंस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्लास 6 के अंदर ये क्लियर जानकारी दी गई एनसीईआरटी के अंदर कि विभिन्न तारामंडल जो है उनमें से जो तारे हैं उनके आधार पर कुछ नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा, जो टोरस या वृष नाम का जो तारामंडल है, इसमें जो प्लायोडिस है उसको कहते हैं कृत्तिका नक्षत्र। अल्डेबेरान जो है उसको बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र। अल्डेबेरान और प्लायोडिस दोनों किसके नाम है? तारों के नाम है। नेक्स्ट जो है वो है ओरोइन, और ओरोइन में कौन सा तारा है? बीटलजूज, जिसको कौन सा नक्षत्र बोला जाता है? आर्द्रा नक्षत्र बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे आपके लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी वैकेंसीज की जो जानकारी चल रही है वो बहुत कम चल रही है। अगर आपने ऐसी जानकारी को छोड़ दिया तो फिर तो फोड़ो ही है। ये सारी चीजें चाहिए वो बात कर चुके हैं। ये जो यहाँ तारा दे रखा है लुप्त, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सीरियस होता है ये तारा, सीरियस नाम का तारा है, वैसे सीरियस नहीं है। और रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा, ध्रुव नहीं है, रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे अपने आगे। यहाँ फिर से क्लास 6 के लिए, क्लास 6 में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है रीट मैथ साइंस मेन एग्जाम के व्यू से, वो यहाँ, ये तो आप लोगों को मैटर कभी क्लियर हुआ ही नहीं होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। ये बिग डिपर क्या है, अर्सा मेजर क्या है, लिटिल डिपर क्या है, अर्सा माइनर क्या है, इन चीजों को ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। डिपर नाम का मतलब आपको सबसे पहले देखना है, डिपर या लेडल। डिपर या लेडल एक ही बात है। ये क्या होती है? वो कुर्सी जिससे हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। लिटिल डिपर, ये भी नाम यही है वापस। अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर एक तारामंडल है। अर्सा मेजर क्या है? तारामंडल है। अर्सा मेजर क्या है? तारामंडल है, जिसकी आकृति कैसे होती है? ग्रेट बियर जैसी। कैसे होती है? ग्रेट बियर जैसी, बालू जैसी। और अर्सा माइनर ये भी एक तारामंडल है, लेकिन ये छोटा तारामंडल है। कैसा है? छोटा तारामंडल है। इसमें क्या होता है? बियर होता है, लेकिन वो क्या होता है? इसकी तुलना में, अर्सा मेजर की तुलना में छोटा होता है। अब बात करते हैं कि अर्सा मेजर और अर्सा माइनर हो गए, ये तारामंडल हो गए बहुत बड़े।
और इन तारामंडलों में 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिग डीपर। क्या कहते हैं? बिग डीपर, या फिर क्या कहते हैं उसको? लिटिल डीपर कहते हैं। ये जो 7 तारों का समूह है अर्सा मेजर में है। मेजर मतलब बड़ा, तो उस वाला क्या है? बिग, बिग बड़ा डीपर यानी बड़ा कुर्छा। और जो अर्सा माइनर है उसमें लिटिल, माइनर मतलब छोटा, उसमें लिटिल डीपर है। कौन सा डीपर है? लिटिल डीपर है। अब डीपर मतलब मैं आपको बता दिया ये किस तरह होता है। एक तरह यहां होता है, 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 एक तरह यहां होता है। ये 7 तरह के समूह है। इनको अगर आपसे में मिलाएंगे, एक दूसरे के साथ अगर हमें मिलाएंगे तो आप देखना किस तरह से मिल रहे हैं। ये इस तरह से। अब ये कुर्सी की जैसी स्ट्रक्चर होगी, लेडर जैसी स्ट्रक्चर होगी, इसी डीपर बोलते हैं। ये जो शेप है ना, इस शेप को क्या बोलते हैं? डीपर बोलते हैं। और अगर ये अर्सा मेजर में है, बड़े वाले में, तो ये बिग डीपर। अर्सा माइनर में है तो छोटे वाले में यानी लिटिल डीपर। और अर्सा मेजर, अर्सा माइनर क्या है? ये तारामंडल है जिनमें आकृति मिलती है आपको बालों की। अर्सा मेजर में बड़े वालों की, अर्सा माइनर में छोटे वालों की। अब ये इस तरह वाला है अर्सा मेजर वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन है? ये अर्सा मेजर का पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है अर्सा मेजर का, और ये वाला पोर्शन जो है वो अर्सा माइनर का पोर्शन है। इसके अंदर जो है वो बिग डीपर, इसके अंदर जो लिटिल डीपर। ये बिग डीपर चमकते, ज्यादा चमकता, ज्यादा चमकता, ज्यादा चमकता है। और ये वाला लिटिल डीपर कम चमकता है। लिटिल डीपर कम चमकता है। ठीक है। अब आप देखो, जो हम बात करते हैं ध्रुव तारे की, किसकी बात करते हैं? ध्रुव तारे की। तो वो ध्रुव तारा राइट डाउन कर लेना, स्पेसिफिक रीट मैथ साइंस वालों, ये आप इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लेना कि जो ध्रुव तारा है, कौन सा तारा? ध्रुव तारा जो है वह ध्रुव तारा लिटिल डीपर में होता है। किसमें होता है? लिटिल डीपर में होता है। किसमें होता है? लिटिल डीपर में। ये बिग डीपर में नहीं होता। पर बिग डीपर को ही हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। लिटिल डीपर को सप्तऋषि नहीं कहते। भारत के अंदर बिग डीपर को सप्तऋषि कहा जाता है। और ये कैसे मिलता है? जो अपना बिग डीपर है, जो अपने को दिखाई देता है, उसके जो पॉइंटर वाले तारे हैं यानी अंतिम तारे, उनको एकदम सीधी रेखा खींचिए, क्या मिल जाएगा आपको? ध्रुव तारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ध्रुव तारा मिल जाएगा। याद रखना, ध्रुव तारा किसमें होता है? लिटिल डीपर में होता है, ना कि बिग डीपर में होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये जानकारी आपको क्लियर होगी। अच्छा, तो ये पूछ ले कि ध्रुव तारा ज्यादा चमकता है या सीरियस? तो सीरियस ज्यादा चमकता है, ध्रुव इतना नहीं चमकता। ध्रुव तारा इन दोनों की तुलना में यहां से लगभग आपको 5 गुना दूरी के ऊपर, कितने दूरी के ऊपर है? 5 गुना दूरी के ऊपर ये आपको दिखाई देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और थोड़ा ज्यादा चमकता कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं, वगैरह वगैरह सब अपना कंप्लीट हो चुका है। काफी इंपॉर्टेंट पेज रहा है ये, तो इसके बारे में आप ढंग से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आएंगे यहां से। नेक्स्ट देखो, यहां से हम बात करते हैं कि हम रात को तारों को पहचान नहीं पाते, तो हम किस तरह इनको पहचान पाते हैं? टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प ले सकते हैं? तो 2 ऐप है। एक तो कौन सा? स्काई मैप। कौन सा? स्काई मैप। कौन सा है? स्काई मैप। बोलते रहिएगा मेरे साथ और लिखते भी रहिएगा। एक तो है स्काई मैप और दूसरा है स्टेलेरियम। दूसरा कौन सा है? स्टेलेरियम। ये दोनों आपको फ्री के अंदर रात्रि को तारों के बारे में जानकारी दे देंगे। स्काई मैप को आपको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है और रात्रि में आकाश की तरफ करना है, तो उसके अंदर अपने आप सारी जानकारी मिल जाएगी। आप करके देखना, काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है। चलिए दोस्तों, इस पेज पे कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और ध्यान रखना कि जब भी हम रात्रि को अगर आकाश का हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो क्या होना चाहिए? अंधेरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंधेरे आकाश में होना चाहिए। इसी वजह से लद्दाख में हानले, इस पेज पे कुछ भी नहीं है, लद्दाख में हानले नाम की जगह पर हम वहां आकाश का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जो साल में 365 दिन आम भारतीय नागरिक के लिए ओपन भी है, आप भी जाके देख सकते हैं। उसके बारे में भी अंतिम में जानकारी आई है, उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस पेज की बात करते हैं। हाँ, ओरोइन जो है वो दिसंबर से अप्रैल के महीनों में। ओरोइन कब है? ओरोइन कब है? दिसंबर से अप्रैल के महीने में। दिसंबर से अप्रैल, दिसंबर से अप्रैल। और कौन सी दिशा में? पूर्व की दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व की दिशा में देखने को आपको मिलेगा। ये रहा पूर्व की दिशा में। और जब हम ओरोइन पहचान लें
अभी हमने देखा था ओरोइन जो शिकारी के रूप में है, उसके बीच में बेल्ट के ऊपर तीन तारे हैं, और यहाँ इसके पीछे क्या था, कैनिस मेजर। कौन सा था, कैनिस मेजर, शिकारी कुत्ता। इसके अंदर ही कौन था, लुब्धक था, यानी सीरियस था। कौन था, लुब्धक या सीरियस तारा था। और इन तीनों से अगर आप सीधी रेखा मिलाओगे तो इसी लुब्धक के पास मिलेगा पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। देखिए, चलिए दोस्तों, ये हो चुका है। याद रखिएगा ओरोइन को हम ढंग से कब देख सकते हैं। इस पेज पे इतनी ही जानकारी है। सूरज के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है। हमें मालूम है कि सूरज खुद एनर्जी देता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज करता रहता है। यहाँ एक दो चीजें और रही है क्या, एक यहाँ है खगोलीय मात्रक। कौन सा मात्रक है, खगोलीय मात्रक। तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, खगोलीय मात्रक जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। जैसे प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, वो भी दूरी का मात्रक है। इसी तरह खगोलीय मात्रक भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है, वर्ष लगाया है ना, तो वर्ष का मतलब क्या हो गया, और स्टार्टिंग में क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय दूरी, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है ये, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, एक सेकंड में, एक मिनट में, फिर एक घंटे में, फिर एक दिन में, और फिर 365 मल्टीप्लाई करना, जितना चलता है वो होती है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी, और इसी दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो बताई है वो बताई है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर। और 15 करोड़ जो किलोमीटर है ये एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक के बराबर बताया जाता है। ये भी दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन सा है, खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक इक्वल टू कितना होता है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। काफी बढ़िया दे रखा है, ये बहुत बढ़िया दे रखा है। अगर आप नहीं देखते हैं इसको तो इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये प्लायोडिज, इस तरह के नाम, बीटल्स, जो अल्डेबेरान, कहां से करेंगे। उसके बाद आ गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन आ गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के बाद हमारा सबसे नजदीक तारा है, और ये 2,69,000 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर एक AU के बराबर है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2,69,000 से, बराबर आ जाएगी, कितनी दूरी मालूम चल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक यहाँ है, दो चीजें, परिक्रमण काल और घूर्णन काल। ये आपको मालूम है कि ये अगर सूरज है तो इसके चारों ओर कोई ग्रह को कितना टाइम लग रहा है पूरा घूमने में, उसका परिक्रमण काल है। और वो एक ही अपने अक्ष पर पूरा एक कितने बार में घूम जाता है, वो उसका घूर्णन काल होता है। परिक्रमण काल की यहाँ जानकारी दे रखी है। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा गया है, ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है, ग्रह। और हमारी पृथ्वी भी ऐसी एक ग्रह है। चलिए दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे हम अभी। जो आंतरिक ग्रह है, बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट पेज पे विद डायग्राम। ये देखिए, यहाँ देखो, आपको क्रमशः याद होने चाहिए इनके नाम, कि सूर्य से दूरी के आधार पर लगातार आपको नाम ध्यान में होने चाहिए अपने तरफ से। सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है, बुध। दूसरा कौन सा आता है, शुक्र। तीसरा कौन सा आता है, पृथ्वी। चौथा कौन सा आता है, मंगल। पांचवा कौन सा आता है, बृहस्पति। कौन सा आता है, बृहस्पति। छठा कौन सा आता है, शनि। सातवां कौन सा आता है, यूरेनस, यानी कि अरुण। कौन सा, अरुण। और आठवां नेपच्यून। कौन सा है, नेपच्यून। नेपच्यून कौन सा है, वरुण। और नौवां जो था वो यम था, जिसको हम क्या बोलते थे, प्लूटो बोलते थे। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो संगठन है उसने क्या किया, ग्रहों के लिए परिभाषा दी और इस यम को इससे बाहर निकाल दिया, और अब इसको कौन से श्रेणी में डाल दिया, वामन ग्रह की श्रेणी में। यानी कि कौन सा ग्रह है, बोना ग्रह। कौन सा ग्रह है, बोना ग्रह। अब बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। आपको भली भांति मालूम होगा, रीड से मैथ साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो भली भांति मालूम होगा कि जो बुध है वो सूरज के सबसे नजदीक है, ग्रह है। लेकिन इसके बावजूद बुध जो है वो सबसे गर्म नहीं है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम होगी। और गर्म क्यों नहीं है, गर्म इस वजह से नहीं है क्योंकि गर्म होने के लिए वायुमंडल का रोल ज्यादा होता है। किसका रोल ज्यादा होता है, वायुमंडल का रोल ज्यादा होता है।
और वायुमंडल जो है वो कहाँ उपस्थित है, शुक्र के ऊपर उपस्थित है। तो यहाँ क्या होती है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस वजह से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अच्छा, शुक्र जो है वो आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देता है शाम के समय या प्रातः काल के समय। हालांकि तारे के रूप में दिखाई देता है लेकिन तारा नहीं है, ग्रह है। तो इसको हम क्या कहेंगे, भोर का तारा। कौन सा तारा, भोर का तारा या संध्या का तारा। ठीक है, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। क्लियर हो गई होगी बात दोस्तों। अब पहले वाले जो चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह, आंतरिक ग्रह, ये आपको जानकारी है। और बाहर वाले चार ग्रह कौन से हैं, ये हैं बाह्य ग्रह। कौन से ग्रह, कौन सा ग्रह, बाह्य ग्रह। इनका आकार इन पहले चारों की तुलना में काफी बड़ा है। आंतरिक ग्रह जो है, इनकी जो सतह है वो आपको चट्टान से मिलेगी बनी हुई, खनिज से मिलेगी बनी हुई। इस वजह से क्या मिलेगी, इनकी आपको सतह कठोर मिलेगी। जबकि ये क्या है, गैसीय ग्रह है, इनकी वजह से इनकी सतह कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती। इस बात को याद रखना। शनि के चारों ओर आपको वलय भी मिलेगी, जो गैसियस मटेरियल से या फिर यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पिंड इसके चारों ओर रहते हैं। एक वलय के टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वलय। क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी नीला ग्रह है, क्योंकि जल की वजह से ये किस तरह की दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। मंगल जो है, इसकी मिट्टी जो है वो लाल रंग की है। किस रंग की, लाल रंग की। इस वजह से ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से, लाल ग्रह से, लाल दिखाई देता है। अब आपको ये बताना है कि लाल रंग क्यों है मिट्टी का, आपको ये बताना है लाल रंग क्यों है मिट्टी का। अगर आपको कारण मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। आयरन की वजह से, आयरन के ऑक्साइड प्रेजेंट है, इस वजह से इसका कलर कौन सा है, रेड कलर का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, खून का लाल रंग होता है, किस वजह से, हीमोग्लोबिन जो है कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकुल यौगिक है आयरन का, इस वजह से उसका रंग लाल है। बहुत सारे झरने देखे होंगे जो बहते हैं वो लाल रंग के साथ बहते हैं, तो लोग ऐसे कहते हैं ये रक्त का झरना है, तो उसमें भी उसके नीचे आपको आयरन के ऑक्साइड मिलेंगे। लाल रंग आयरन की वजह से मिलता है। अच्छा, इसके बाद मंगल और ये बृहस्पति, इसके बीच में ये आपको बहुत सारे छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। याद रखना, क्षुद्र ग्रह कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के बीच में लगातार चक्कर लगा रहे। चलिए दोस्तों, आगे वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ अपने लिए कोई जानकारी नहीं है। लाल रंग का, भोर का तारा, संध्या का तारा, मैं सारा बता चुका हूँ ये आपको। कौन गर्म होता है, कौन ज्यादा ठंडा होता है, ये सारी चीजें भी हम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे बाह्य ग्रह कौन से हैं, चार ग्रह हैं, कौन सा ठंडा होता है, कौन सा गर्म है, सबसे अधिक गर्म है, ये हम कर चुके हैं। नीला ग्रह है पृथ्वी, ये भी हम कर चुके हैं। प्लूटो को 2006 में बाहर निकाल दिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, मैं उतने बताऊंगा जितना 6th क्लास में है, जितना 6th क्लास के हिसाब से होना चाहिए। ये तो प्लस 1 प्लस 2 की जानकारी भी यहाँ घुसा दे, हमने जितना पढ़ा है वो घुसेड़ दे, लेकिन यहाँ मेरा ज्ञान देने का काम नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवाना, एनसीईआरटी क्लियर करवानी, ताकि आप साइंस के अंदर 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट रख सके। इस पेज पे कोई भी जानकारी नहीं है, जूम करके देख सकते हैं आप। बेसिक जो है वो यहाँ मिलेगा आपको, प्राकृतिक उपग्रह के नाम से। इस पे आगे पहले पेज पे हम करेंगे इसको। चंद्रमा के बारे में और भी हमारे पास जानकारी मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, एक तो हो गया ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और कुछ होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह भी दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। जो प्रकृति में अपने आप बने हैं वो नेचुरल हो गए, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और ऐसे ही हमने बहुत सारे उपग्रह भेजे भी हैं, चंद्रयान भेजा है, तो वो इस तरह चंद्रयान तो सॉरी चांद के ऊपर लैंड करने वाला है, लेकिन इस तरह के हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम बोलते हैं। तो चंद्रमा की बात करते हैं थोड़ी। चंद्रमा जो है उसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 है। पृथ्वी का कितना है, 1/4 है। दूसरी बात क्या, कि पृथ्वी से कितनी दूर है, 3,84,000 किलोमीटर। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ गड्ढे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गर्त या क्रेटर जैसी संरचनाएं बोली जाती है, नाम दिया जाता है। और परिक्रमण काल कितना है, 27 दिन का। अंतरिक्ष में सबसे हमारा निकटतम पड़ोसी, ये याद रखना, अंतरिक्ष में सबसे हमारा निकटतम पड़ोसी कौन है, चंद्रमा है।
चंद्रमा हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी। मंगल के 2 चंद्रमा है भी, याद रखना। मंगल के कितने हैं? 2 चंद्रमा है, याद रखना इस बात को। मंगल के कितने चंद्रमा? 2 चंद्रमा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। याद रख लेना ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है? चंद्रमा। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के कितने चंद्रमा है? 2 चंद्रमा है। अब हम बात करते हैं कि भारत ने काफी प्रयास किए हैं चंद्रमा पर पहुंचने के लिए और अंतिम हम सक्सेस भी हो चुके हैं 23 अगस्त 2023 को। क्या है ये? सबसे पहला हमने भेजा 2008 में। चंद्रयान 1 कब है? आपको जो जानकारी याद करनी हम लिख देता हूं यहाँ पे। चंद्रयान 1 कब है? 2008 में। कब है? 2008 में। चंद्रयान 2 जो है वो कब है? 2019 में। कब है? 2019 में। थर्ड जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये यहां से निकला कब है? ये निकला जुलाई 2023 में। कब निकला? जुलाई 2023 में। वहां लैंड कब किया? लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। किसने लैंड किया? जब यहाँ ये पहुंचा तो लैंडर था विक्रम। कौन था? लैंडर विक्रम था, लैंड करने वाला। और उसके अंदर से निकलने वाला रोवर जो चंद्रमा पे घूमना था, उसका क्या नाम था? प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। अच्छा, हमने जब ये लैंड करवाया तो ये हमने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के सबसे निकटतम करवाने वाले हम पहले हैं। दक्षिण ध्रुव के सबसे निकटतम लैंड करवाने वालों में हमें सबसे पहले हैं। इसीलिए 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब है? 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह की बात की हमने। क्षुद्र ग्रह कहा किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। बात कर चुके हैं। क्षेत्र क्षुद्र पट्टी कहलाती है क्योंकि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। आपने देखे उस डायग्राम के अंदर, ये चक्कर लगाते रहते हैं। आकार वगैरह कुछ भी होता है 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक ना, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हमें दूर से इतने दिखाई देते हैं। उसके बाद है कौन है? धूमकेतु। कौन है? धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु दरअसल हमारे सौर परिवार का हिस्सा नहीं होते, ये कहीं दूसरी जगह के होते हैं, लेकिन ये घूमते घूमते कहां जाते हैं? अपने सौर परिवार में आ जाते हैं। और जब ये अपने सौर परिवार में आते हैं तो और इसके पास से निकलते हैं, सूरज के पास से, तो सूरज के पास से निकलते हैं उस टाइम क्या रहता है? इनमें जो वेपोराइज्ड यानी वोलेटाइल होने वाला जो मटेरियल है, जो बाहर वाष्पीकृत हो सकता है, वो वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है और गति तेज रखते हैं। तो गति तेज होने की वजह से जो वाष्पीकृत होने वाला मटेरियल है वो पीछे की ओर पूंछ का निर्माण कर देता है इस तरह। तो ये धूमकेतु की पूंछ है, धूमकेतु की पूंछ है। और ये धूमकेतु का क्या है? सिर है, यानी हेड और टेल, हेड और टेल है ये 2 चीजें। ठीक है दोस्तों, फिर ये निकल जाते हैं पृथ्वी के बाहर से, इतना ही सिस्टम है। लेकिन धूमकेतु को, अगर धूमकेतु है तो हम उसे सौर परिवार का हिस्सा मानेंगे। बता देता हूं सौर परिवार के हिस्सा कौन कौन होते हैं? धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, 8 ग्रह ये हैं, सूर्य है, उनके उपग्रह और बहुत सारे छोटे पिंड, ये सारे किसमें हैं? सौर परिवार में हैं। धूमकेतु होते दूसरी जगह के हैं, अपने यहाँ आने के बाद हम उसको अपने सौर परिवार का हिस्सा मानते हैं। जैसे कि ये एक हेली नाम का धूमकेतु, ये तो जानकर सबको मालूम है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कब दिखाई दिया था? 1986 में। तो आगे कब दिखाई देगा? 6 और 6 12, 8 और 7 15, 2052 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2052 में दिखाई देगा। जोड़ देख लेना भाई, पुछिया तारो, झंडिया तारो, ये अपनी भाषा के अंदर कहते हैं अलग अलग। अच्छा, यहां एक चीज और है कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर के पास से दक्षिण, जब चांद ना हो जिस रात को, यानी अमावस्या की रात को, उत्तर से दक्षिण की ओर आप जब आसमान में देखेंगे या बाइनोकुलर की हेल्प से देखेंगे तो आपको एक गैस की पट्टी सी दिखाई देगी, वो मंदाकिनी आकाशगंगा है। बस याद ये रखना है आपको कि आपको किस ओर देखना है? उत्तर से दक्षिण ओर देखना। तो आप देखो मत, चाहे मत देखना, लेकिन एग्जाम के लिए याद जरूर रखना। यही होता है, बाद में सोचते हैं कहां से आ गए, इस पेज में कोई जानकारी नहीं है, यहां भी कोई जानकारी नहीं है अपने लिए, ये पेज भी अपना हो चुका है। यहाँ कौन 100 रुपये का सदस्य नहीं है, लुब्धक नहीं है सीरियस, बाकी सारे तो है अपने। ठीक है, वो तारा दूर तारा है, ये सबसे चमकता तारा यही है, लुब्धक सीरियस जिसको बोलते हैं। किसका हिस्सा है ये? कैनिस मेजर का हिस्सा है। अपना लेसन हो चुका है दोस्तों, नाम वगैरह है इनके।
जैसे कि यहाँ ये इस तरह का कुछ डायग्राम वगैरह आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ये रहा, ये 3 चमकते तारे बीच वाले ओरियन का, ये यहाँ क्या बनेगा, कैनिस मेजर बनेगा, कुत्ते के साथ ऐसे पैट करके मिला देना और ऐसे 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 ऐसे। ये रहा सीरियस तारा, और ये यहाँ जो वृष है ये आपके सामने है। अच्छा, नई जानकारी जो अपने स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद अंतिम है ये। हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर आसमान में आपको अंतरिक्ष का अध्ययन करना हो तो हम अंधेरे वाली जगह को देखेंगे, और ऐसी जगह हमने कहा देखी, लद्दाख के अंदर। कहा देखी, लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर एक जगह है जिसका नाम है क्या, दिगपा रत्सा री। क्या नाम है, दिगपा रत्सा री। और यहाँ हमने इस तरह की वेधशाला को स्थापित किया है, और इसी तरह का नाम बदल कर क्या कर दिया, सरस्वती पर्वत रख दिया। यहाँ बहुत सारे टेलीस्कोप रखे गए और उनमें से एक टेलीस्कोप का क्या नाम है, हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप। क्या नाम है, हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप। हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप। और हिमालय चंद्र टेलीस्कोप जो है ये किसके नाम पर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे है। आप साइंस के स्टूडेंट है तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो गड़बड़ी है। हाले डार्क स्काई रिजर्व घोषित कर दिया गया है, कब, दिसंबर 2022 को। याद रखना, हाले डार्क स्काई रिजर्व देखने के लिए रात्रि को खगोलीय पिंडों को। इसी के साथ अपना लेसन कंप्लीट होता है। ये अंत नहीं है मेरे मित्र, बिल्कुल नहीं है। हम 7th क्लास के एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे इसके बाद। हम इन लेसन्स को दोस्तों फटाफट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी एनसीईआरटी फटाफट हो। यहाँ हम फालतू की बात की बजाय केवल अपने जो काम की चीजें उस पर ध्यान दें। दूसरी बात ये कि आपको इनका यूज कैसे करना है, इन क्लासेस का किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से नहीं करनी, ये इसके लिए हम स्पेसिफिक एक सेशन लेके आएंगे। उसमें हम बताएंगे आपको कि इन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, किस तरह से हम अपने साइंस में 30 आउट ऑफ 30 जो है वो स्कोर कर सकते हैं। बस आप अभी तो इतना काम कीजिए कि पेज जो अपना रजिस्टर जो उस पे इनको राइट डाउन करते जाएगा और इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाइएगा जब भी आपको टाइम मिले। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको अगर वीडियोस हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।